वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में हमारा जो चैप्टर था वो चैप्टर था अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी, कि बैंकिंग कंपनी की अकाउंट्स किस तरह से तैयार किए जाते हैं। तो बेटा जब भी अपन बैंकिंग कंपनी के अकाउंट्स पढ़ते हैं तो बैंकिंग कंपनी के अकाउंट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें हमें पढ़नी होती है। तो ये कहते हैं बैंकिंग कंपनी में आप सबसे पहले पढ़ोगे साहब रिकॉग्निशन ऑफ इनकम, कि बैंकिंग कंपनी में इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो बोले बैंकिंग कंपनी में जो इनकम है वो बैंकिंग कंपनी की इनकम दो बेसिस पे, दैट इज अक्रूवल बेसिस पे और कैश बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है। अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है परफॉर्मिंग असेट के लिए, और कैश बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है नॉन परफॉर्मिंग असेट के लिए, जिसे हम कहते हैं एनपीए। सर कोई असेट कब एनपीए बन जाती है, कोई असेट को आप कब एनपीए कहते हैं? तो बैंकिंग कंपनी की असेट का मतलब क्या होता है बेटा? बैंकिंग कंपनी की जब हम असेट की बातें करते हैं तो बैंकिंग कंपनी की असेट होती है जिन लोगों को उन्हें लोन्स एडवांसेज जो उन्होंने लोगों को दे रखा है, क्रेडिट कार्ड जो उन्होंने लोगों को दे रखा है, तो उससे हमने जो बैंक से लोन ले रखा होता है वो बैंक के लिए क्या होता है? वो बैंक के लिए असेट होता है। ठीक है साहब। तो अब बात आती है कि अगर कैसे वो एक असेट को एनपीए मानते हैं या फिर परफॉर्मिंग असेट मानते हैं। तो सेकंड जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है साहब क्लासिफिकेशन ऑफ असेट। क्लासिफिकेशन ऑफ असेट। सर असेट का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? तो पहले सबसे पहले वो कहते हैं परफॉर्मिंग असेट, या फिर इन्हें कहा जाता है स्टैंडर्ड असेट। स्टैंडर्ड असेट तो इसका मतलब क्या है कि साहब हम ये कहते हैं व्हेन अमाउंट रिसीव्ड विद इन 90 days ऑफ अमाउंट ड्यू। अगर अमाउंट ड्यू होने के 90 डेज के अंदर अंदर हमें वो अमाउंट मिल जाता है तो हम उसे कहते हैं साहब परफॉर्मिंग असेट। जैसे मान लीजिए जिस डेट को लोन ड्यू होता है उस ड्यू डेट से अगर 90 डेज के अंदर अंदर ड्यू डेट वाले दिन या ड्यू डेट के 90 डेज के अंदर अंदर आपको पैसा मिल जाता है तो वो असेट कौन सी असेट होती है? वो असेट होती है परफॉर्मिंग असेट। लेकिन अगर कोई भी अमाउंट 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू रह जाए तो वो कौन सी असेट बन जाती है? वो बन जाती है नॉन परफॉर्मिंग असेट। उसे कहते हैं एनपीए। बैंकिंग कंपनी के लिए वो क्या बन जाता है? एनपीए बन जाता है। तो देखिए सेकंड सेकंड है साहब नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट का मतलब एनपीए।
तो कहते हैं when an amount due for more than 90 days, then it is considered NPA। तो उसे क्या माना जाता है? उसे NPA माना जाता है। सर ये क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो बैंकिंग कंपनी में इनकम को रिकॉग्नाइज करने के लिए रूल दिया हुआ है। क्या रूल दिया हुआ है? कि अगर कोई असेट परफॉर्मिंग असेट है तो उस पे इनकम रिकॉग्नाइज की जाएगी अक्रूवल बेसिस पे। मतलब आपने जो लोन दे रखा है, अगर वो लोन परफॉर्मिंग असेट है तो बैंक उस लोन पे अपनी इंटरेस्ट की इनकम को रिकॉग्नाइज कर सकता है जिस दिन इंटरेस्ट ड्यू होता है, चाहे बैंक को इंटरेस्ट रिसीव हुआ हो या बैंक को इंटरेस्ट उस दिन रिसीव ना हुआ हो। लेकिन अगर कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो जिस दिन इंटरेस्ट ड्यू होता है उस दिन आपकी बैंक इनकम रिकॉर्ड नहीं करेगी। इनकम रिकॉर्ड कौन से दिन की जाएगी? जब उसे इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है। डन। तो परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो उसके बाद ये कहता है साहब कि अगर हम ये कहते हैं कि बैंक की साहब असेट है, बैंक अपनी इंटरेस्ट की इनकम को रिकॉर्ड नहीं करता है, लेकिन आप एक बात सोचिए, बैंक का सबसे मेन असेट कौन सा होता है? सबसे मेन असेट किसी भी बैंक का सबसे मेन असेट कौन सा होता है? बैंक लोन। मैं तो कहता हूं बैंक का पैसा, जो बैंक के पास पैसा है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी इनकम तो उसी से आती है। तो आपने कहा कि साहब हमने किसी को लोन दे रखा है और उसने हमें टाइम पे पैसा नहीं दिया, इसलिए हम इंटरेस्ट की इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। भाई ऐसा क्या पक्का है कि वो आपको पैसा वापस दे देगा? क्या आपका पैसा वापस मिल जाएगा ये पक्का है क्या? नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपका पैसा नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया, मतलब वो आपको आपके इंटरेस्ट का पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो आप ये भी नहीं मान सकते कि आपका प्रिंसिपल पूरा वापस आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या बनाना होता है? इसके लिए आपको एक प्रोविजन बनाना होता है। प्रोविजन का मतलब क्या है? आपके पास एक इनकम आने वाली थी, वो तो नहीं आई, लेकिन आपका प्रिंसिपल का भी आपको क्या होने वाला है? नुकसान होने वाला है। तो उस नुकसान से बचने के लिए या उस नुकसान से पहले से ही उसकी व्यवस्था करने के लिए क्या किया जाता है? प्रोविजन बनाया जाता है। अब वो प्रोविजन कितना बनाया जाएगा, उसके लिए इस एनपीए का फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाएगा। कि साहब एनपीए में भी उन्होंने बहुत सारी कैटेगरी बना दी कि हाँ साहब ये एनपीए की सब स्टैंडर्ड कैटेगरी है, ये एनपीए की डाउटफुल कैटेगरी है, ये एनपीए की लॉस वाली कैटेगरी है। फर्दर एनपीए में भी बहुत सारी कैटेगरी बनाई गई है। डन। तो सबसे पहले आपको जो कल नोट्स की शीट मिली थी, उस नोट्स की शीट में से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। नोट्स की शीट में से क्वेश्चन नंबर 1 निकालने के बाद मुझे ओके लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 1, इसकी जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है सब आपके पास। मिल गया सभी को क्वेश्चन नंबर 1? यस सर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है गिवन बिलो आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक एज ऑन 31st March 2013। 31st March 2013 को एक कॉमर्शियल बैंक के लोन पे या एडवांसेज पे इंटरेस्ट की डिटेल इस तरह से थी। सबसे पहले जो डिटेल दे रखी है वो दे रखी है परफॉर्मिंग असेट के लिए। तो ये कहता है साहब 3 तरह की परफॉर्मिंग असेट थी। एक तो थे टर्म लोन, एक था कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, और एक था बिल्स परचेज्ड और डिस्काउंटेड। अब इंटरेस्ट अर्न कितना किया गया है? टर्म लोन पे अर्न किया गया है 240 और रिसीव हुआ है 160। कैश क्रेडिट पे अर्न किया गया है 1500 और रिसीव हुआ है 1240। बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड अर्न किया गया है 300 और रिसीव भी हो गया है 300। फिर आ गया साहब नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट की बात करें तो टर्म लोन पे रिसीव हुआ है, सॉरी अर्न हुआ है 150 और रिसीव हुआ है 10। कैश क्रेडिट पे अर्न किया है 300, रिसीव हुआ है 24, और बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड पे अर्न हुआ है 200 और रिसीव हुआ है 40। तो आप मुझे एक चीज बताइए साहब, जो परफॉर्मिंग असेट है, परफॉर्मिंग असेट पे आपको इंटरेस्ट अर्न से मतलब होगा या इंटरेस्ट रिसीव से मतलब होगा? आपको ये पता लगाना है कितनी इनकम रिकॉग्नाइज की जाए। तो मुझे बताइए अगर कोई असेट परफॉर्मिंग असेट है तो आपको रिसीव से मतलब होगा या आपको अर्न से मतलब होगा? अर्न से। बेसिस लगता है, अर्न बेसिस से। लगता है अक्रूवल बेसिस। तो इनकम अर्नड या इनकम रिसीव्ड? परफॉर्मिंग असेट इनकम अर्नड। हमारे लिए कौन सी इनकम काम की होगी? जो लोग टाइम पे पैसा दे रहे हैं, जो परफॉर्मिंग असेट है, उनके इनकम आप तब रिकॉर्ड कर सकते हो जब इनकम ड्यू हो जाए, जब आप इनकम अर्न कर। लेकिन नॉन परफॉर्मिंग असेट, नॉन परफॉर्मिंग असेट में आप इनकम कब रिकॉर्ड करेंगे? नॉन परफॉर्मिंग असेट में आप इनकम रिकॉर्ड करेंगे जब आपको इनकम रिसीव हो जाए। चलिए साहब, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है? सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1 क्या कहता है साहब? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज इन बैंक। बैंक में इंटरेस्ट की इनकम कितनी रिकॉग्नाइज की जाए? तो मैंने कहा साहब परफॉर्मिंग असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट और टोटल। टर्म लोन, टर्म लोन सबसे पहले इन्होंने हमें दिया था साहब टर्म लोन। जो टर्म लोन परफॉर्मिंग है, परफॉर्मिंग पे आप इंटरेस्ट अर्न वाली इनकम मानेंगे तो कितनी हो गई साहब? 240। नॉन परफॉर्मिंग पे आप मानेंगे जितना इंटरेस्ट रिसीव हो गया, तो टोटल कितना मिल गया?
टर्म लोन से टोटल इनकम रिकॉर्ड करेंगे 250। टर्म लोन के बाद कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। सब इंटरेस्ट परफॉर्मिंग असेट है तो जितना अर्न किया है, नॉन परफॉर्मिंग असेट है तो जितना रिसीव किया है। टोटल हो गया 1524। और लास्ट बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड। अगर परफॉर्मिंग असेट है तो जितना अर्न किया है, नॉन परफॉर्मिंग है तो जितना रिसीव हुआ है। टोटल हो गया 3। ये लीजिए सर। परफॉर्मिंग असेट का टोटल हो गया 2040। नॉन परफॉर्मिंग असेट का हो गया 74। आंसर हो गया 2114। ये लीजिए। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है भाई। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ये कहलाता है रिकॉग्निशन ऑफ इनकम। तो रिकॉग्निशन ऑफ इनकम कहता है कि साहब अगर परफॉर्मिंग असेट है तो इनकम अर्न के हिसाब से चलेंगे, नॉन परफॉर्मिंग इनकम है तो इनकम रिसीव के हिसाब से चलेंगे। क्लियर? चलिए सेकंड। अब बात आती है कि साहब आपको ये तो पता चल गया कि परफॉर्मिंग मानने से क्या होता है और नॉन परफॉर्मिंग मानने से क्या होता है। इनकम रिकॉग्निशन की बात कर ली, लेकिन वो कहता है फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ असेट। असेट का डिटेल्ड क्लासिफिकेशन करके बताइए एनपीए का। एनपीए का क्लासिफिकेशन, तो चलिए एनपीए का फर्दर क्लासिफिकेशन समझते हैं। ये हो गया, हटा दूं। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में सब लिखा हुआ है। डन सर। आप तो समझते जाइए। क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। तो एनपीए में जो सबसे पहली चीज आती है, एनपीए में जो सर लोन के फर्स्ट डे का कैसे पता चलता है कि असेट परफॉर्मिंग है या नहीं। समझो मेरी बात। कनिका, आप लोन पे इनकम कब रिकॉर्ड करोगे? मैंने आपको आज लोन दिया, मान लो मैंने आपको लोन दिया 1 जनवरी 2022। तो आज के दिन तो ये लोन परफॉर्मिंग है क्योंकि आज तो आपने लोन दिया है। आपका कोई भी अमाउंट ड्यू कब होता है? मान लो आपका इंटरेस्ट का जो सिस्टम था वो इंटरेस्ट रिसीव करने का सिस्टम था क्वार्टरली। तो 31 मार्च 2022 को आपका इंटरेस्ट ड्यू हुआ। अब आपको ये चेक करना है क्या 31 मार्च 22 को मिल गया? नहीं मिला। तो यहां से आप क्या देखेंगे? यहां से आप देखेंगे 90 डेज। क्या आपको 90 डेज में रिसीव हो गया? अगर 90 डेज में भी रिसीव नहीं हुआ तो जो 91th डे आएगा उस दिन आप इस असेट को क्या मान लोगे? उस दिन आप इसे एनपीए मान लोगे। इससे पहले तक ये एसेट क्या रहेगी? इससे पहले तक ये एसेट परफॉर्मिंग एसेट रहेगी। जिस दिन आपने लोन दिया है, क्या आप उस दिन ये मानते हो कि ये टाइम पे पैसा नहीं देगा? क्या जिस दिन हमने लोन दिया होता है क्या उस दिन हम ये मानते हैं टाइम पे पैसा वापस नहीं देगा? नहीं सर। नहीं। हमें कब पता चलेगा? जब वो पैसा ड्यू हो जाए। ड्यू होने के बाद भी कहता है कि 90 डेज तक वेट कीजिए, आपको लगता है ये पैसा दे देगा।
लेकिन 91 डेज के बाद में मान लीजिए कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, टाइम पे नहीं देगा आपको, ये हो गया भाई, ये तो टाइम पे तो नहीं देने। डन, क्लियर। तो अब मेरी बात समझिए, ये कहता है कि साहब जब तक कोई एसेट परफॉर्मिंग एसेट है, जब तक कोई एसेट परफॉर्मिंग एसेट है, आप इसे क्या मानते हो? आप इसे मानते हो स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट मतलब ये एसेट परफेक्ट है, टाइम पे पैसा आ जाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए पैसा आ जाएगा। लेकिन जैसे ये एनपीए बनता है तो ये कौन सी एसेट बन जाता है? सब स्टैंडर्ड एसेट। तो एनपीए, एनपीए बनते ही वो एसेट कौन सी एसेट बन जाती है? सब स्टैंडर्ड एसेट। तो हम ये कहते हैं साहब एन एसेट became sorry an asset considered substandard when it becomes एनपीए। तो बोले जिस दिन एक असेट एनपीए बनती है उसी दिन उस असेट को क्या मान लिया जाता है? सब स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। मतलब सर जिस दिन वो असेट एनपीए मतलब 91th डे को क्या बन जाएगी? वो असेट स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाएगी। चलिए सर सेकंड पॉइंट, सब स्टैंडर्ड के बाद डाउटफुल असेट। सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि वो कब तक सब स्टैंडर्ड रहेगी। अभी बताते हैं बेटा, यहां पे क्लियर हो जाए। तो ये कहता है कि व्हेन एन असेट रिमेन सब स्टैंडर्ड फॉर मोर देन 12 मंथ। ये लो सर, मतलब अगर किसी एसेट को सब स्टैंडर्ड बने हुए या ऐसा कह दो एनपीए बने हुए 12 मंथ से ज्यादा हो जाते हैं तो उसे कौन सी एसेट मान लिया जाता है? उसे डाउटफुल मान लिया जाता है। मतलब सब स्टैंडर्ड एसेट कितने दिन के लिए रहती है? सब स्टैंडर्ड एसेट का टाइम पीरियड कितना होता है? सब स्टैंडर्ड एसेट का टाइम पीरियड होता है 12 मंथ। तो हमने कहा जिस दिन एक एसेट एनपीए बनेगी उस दिन से लेके अगले 12 मंथ तक वो क्या रहेगी? सब स्टैंडर्ड। अगर 12 मंथ में भी उसका पैसा नहीं आता है, अगले 12 मंथ में भी उसका पैसा नहीं आता है, तो आप उसकी कैटेगरी कौन सी बना दोगे? आप उस असेट को डाउटफुल असेट मान लोगे। अब तो आपको डाउट हो जाएगा कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। ठीक है सर। सर डाउटफुल में भी कोई इंटरनल कैटेगरीज होती है क्या? बिल्कुल होती है बेटा। तो आप ये कहते हो कि डाउटफुल, ये कहता है डाउटफुल फॉर 1 ईयर। पहले आप 1 साल के लिए डाउटफुल, इनकी एक अलग कैटेगरी रखते हो उन सारी एसेट को जिनको डाउटफुल में आए हुए 1 साल हुए हैं। फिर कहते हैं डाउटफुल फॉर 1 to 3 ईयर। फिर कहते हैं डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर। तो ये कहता है साहब 1 साल तक डाउटफुल, 1 साल से लेके 3 साल तक डाउटफुल, या 3 साल से ज्यादा तक डाउटफुल।
सर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में अगर फिर भी पैसा नहीं आया तो क्या मान लिया जाएगा, उसको लॉस असेट मान लिया जाएगा। अगर 3 साल बाद भी, 3 साल मतलब डाउटफुल कैटेगरी में आए हुए 3 साल से भी ज्यादा हो जाता है तो उसे लॉस असेट मान लिया जाता है। मतलब सर ये मोर देन 3 इयर्स, डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर और लॉस असेट एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है। ये तो वो है जिसपे लॉस असेट की स्टाम्प लगा दी गई है, ये वो है जिसपे अभी तक लॉस असेट की स्टाम्प नहीं लगी है। कंडीशन दोनों एक जैसी है, 3 साल बाद उसे लॉस असेट में कैटेगराइज कर दिया जाता है। ये तो वो है जिस फाइल पे लॉस असेट की स्टाम्प लग गई है, ये वो होती है जिसपे अभी तक लॉस असेट की स्टाम्प नहीं लगी। क्लियर? डन सर। समझ गए कैटेगराइजेशन? सर ये कैटेगराइजेशन क्यों किया है, आप तो सीधे सीधे ही कह सकते थे कि जो परफॉर्मिंग है वो परफॉर्मिंग है, नॉन परफॉर्मिंग है वो नॉन। लेकिन बेटा एक बात बताओ, आपने ये तो बड़ा इजी से फाइंड आउट कर लिया कि परफॉर्मिंग असेट पे आपको इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पे लगाना है, नॉन परफॉर्मिंग पे रिसीव बेसिस पे लगाना है, कैश बेसिस पे लगाना है। लेकिन वो तो बात हो गई आने वाली इनकम की, प्रिंसिपल अमाउंट का क्या करें, प्रिंसिपल अमाउंट पे प्रोविजन बनाना है। तो क्या कोई असेट डाउट सब स्टैंडर्ड में आई, मतलब उसे 90 डेज से ज्यादा हुआ, क्या उसी दिन मान लो पूरा पैसा नहीं आएगा, या उस दिन तो आने के चांसेस होते हैं? चांसेस होते हैं। तो उस दिन हम कहते हैं कि साहब थोड़ा प्रोविजन बनाओ, थोड़ा प्रोविजन बना लो कि कुछ चांसेस है पैसा ना आए। फिर 12 मंथ्स तक पैसा नहीं आया तो आपने कहा डाउटफुल हो गया अब ये पैसा। तो डाउटफुल में भी कितना डाउटफुल है, एक तो किसी पे थोड़ा सा डाउट है तो आपने कहा फॉर 1 ईयर, 1 साल तक ही हुए हैं अभी तक डाउटफुल आए हुए। फिर आप कहते हो 1 से 3 साल हो गए डाउटफुल कैटेगरी में आए हुए, या फिर 3 साल से ज्यादा हो गए डाउटफुल कैटेगरी में। तो ये जो कैटेगरीज हमने बनाई है, ये कैटेगरी हमने बनाई है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोविजन, कि प्रोविजन का अमाउंट कितना होगा, कितना प्रोविजन हम इस पे बनाएंगे। एक बार मैं आपको इससे पहले एक डायग्राम बना रहा हूं, वो डायग्राम आप जरूर बनाएंगे। ये इसी क्लासिफिकेशन का डायग्राम है, ठीक है? फटाफट से, ये तो लिखा हुआ है, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है। केवल वो डायग्राम बना लें छोटा सा, जिससे आपको ये वाली बात क्लियर हो जाएगी। साहब ये आपकी है ड्यू डेट, तो ड्यू डेट से लेके 90 डेज तक ये स्टैंडर्ड असेट रहेगी। ठीक है? फिर ये जो 12 मंथ का पीरियड है, इस 12 मंथ के पीरियड में ये सब स्टैंडर्ड असेट रहेगी। वन ईयर, 2 ईयर, 3rd ईयर, इन तीनों में ये रहेगी साहब डाउटफुल कैटेगरी, डाउटफुल असेट।
और डाउटफुल के बाद ये यहां पे आके बन जाएगी लॉस असेट। तो एक बात ध्यान से बताइए कि कोई भी अमाउंट ड्यू होने के, मैं तो ये बात जानता हूं कि देखो ये तो हो गए अप्रोक्स 3 मंथ्स, इसे बोल देते हैं 90 डेज, 1 ईयर और 3 ईयर, 4 ईयर 90 डेज के बाद में कोई असेट जो है वो लॉस असेट बन जाती है। ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपका अमाउंट ड्यू रहता है फॉर मोर देन 4 ईयर 90 डेज, तो वो क्या बन जाएगा, वो लॉस असेट में कंसिडर कर लिया जाएगा। क्लियर? ये होता है टोटल ड्यूरेशन। हाँ जी, इसमें किसी को दिक्कत? जवाब दें। सर चलिए, 4 इयर्स के अंदर ये 90 डेज नहीं कैलकुलेट होंगे? इसमें 4 ईयर्स में नहीं होंगे, कैसे होंगे? देखो 90 डेज तक तो ये स्टैंडर्ड था, फिर 1 साल तक ये सब स्टैंडर्ड रहेगा, 3 साल तक डाउटफुल रहेगा। तो ये टाइम पीरियड, ये डायग्राम क्यों बनाया है? क्योंकि ये वाला पीरियड कब स्टार्ट होगा, जब ये वाला पीरियड खत्म होगा। ये वाला टाइम कब स्टार्ट होगा, जब ये वाला टाइम खत्म होगा। डायग्राम बनाने का रीजन क्या था, वरना आप कहोगे कि ये 90 डेज इस 12 मंथ्स में है, फिर ये 12 मंथ इस 1 ईयर में है। ऐसा कुछ नहीं है। पहले 90 डेज तक आप उसे सब स्टैंडर्ड का मान के रहोगे, 90 डेज पूरे हो गए, पैसा नहीं दिया, तो अब आप उसे सब स्टैंडर्ड का मानोगे। कितने दिन तक मानोगे? 12 मंथ्स तक। फिर भी पैसा नहीं दिया तो आप उसे क्या मानोगे? डाउटफुल तक। कितने टाइम तक? 3 साल तक। 3 साल में भी पैसा नहीं दिया तो आप उसे क्या मान लोगे? लॉस असेट। क्लियर? डन सर। चलिए, अब बात आती है कि सर इस पे प्रोविजन बनाएंगे कितना, प्रोविजन बनाएंगे कितना? तो हम कहते हैं साहब रेट्स ऑफ प्रोविजन। कितना प्रोविजन बनाया जाए? सबसे पहले स्टैंडर्ड असेट। सर स्टैंडर्ड असेट पे भी प्रोविजन बनाया जाएगा? मतलब जो लोग डेट टू डेट टाइम टू टाइम पैसा दे रहे हैं, क्या उन असेट पे भी प्रोविजन बनाया जाएगा? क्या बनाया जाना चाहिए? बताइए भाई। मेरे पास 100 लोग ऐसे हैं जो एकदम टाइम टू टाइम पैसा दे रहे हैं, स्टैंडर्ड असेट है। सुभाष, प्रोविजन बनाना तो अच्छा ही है, लेकिन प्रोविजन बनाने से आपके प्रॉफिट कम हो जाते हैं। कोई कंपनी अपनी मर्जी से प्रोविजन बनाना नहीं चाहती। नो सर। फिर भी बनाया जाएगा। कितना बनाया जाएगा? 0.40%। 0.40%। मतलब ये मान के चलते हैं कि अगर 100 लोग आपके स्टैंडर्ड असेट हैं तो उसमें से 0.40
आदमी तो हो ही सकता है डिफॉल्ट हो जाए। डिफॉल्ट हो जाए मतलब वो आपको पैसा नहीं दे, या उसके साथ ऐसी कंडीशन हो जाए कि आपका पैसा, तो आप इतना तो प्रोविजन बना के ही चलेंगे। जैसे आप एक बात सोचिए कि साहब एक पर्सन था बहुत अच्छा, आप सभी नाम जानते हैं उसका, कौन? सभी ने सुना है? सुना है ना ये नाम? यस सर। हाँ, विजय माल्या। बड़ा खूब पैसा था उस आदमी के पास, आज भी उसके पास खूब पैसा है, वो टाइम टू टाइम सारे पेमेंट भी करता था, लेकिन अचानक से उसने पेमेंट करने बंद कर दिया और उसके बाद किया भी नहीं। बताओ, क्या कोई सोच सकता था वो आपको पैसा नहीं देगा? जितना पैसा बैंक उसके मांगते हैं उसके बाद उससे ज्यादा पैसा है, आज भी उससे ज्यादा पैसा है उसके पास, फिर भी वो पैसा नहीं देता। क्लियर है? तो इसलिए ये कहता है कि साहब आप इतना तो प्रोविजन कम से कम स्टैंडर्ड असेट पे भी बना के ही चलो। कितना परसेंट? 0.40% ऑफ टोटल एडवांसेस। टोटल मतलब जितनी आपकी स्टैंडर्ड असेट है, 1000 करोड़ की, 2000 करोड़ की, 5000 करोड़ की, उस पे आप 0.40% के हिसाब से प्रोविजन बनाओगे। डन? ये केवल सेफ साइड पे रहने के लिए बनाया जाता है। ओके? सेकंड, स्टैंडर्ड के बाद वो कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? स्टैंडर्ड के बाद हम आ जाते हैं सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, सब स्टैंडर्ड असेट। तो साहब सब स्टैंडर्ड मतलब आपको पता चल चुका है 90 डेज ड्यू ये हो चुके हैं, उससे ज्यादा हो गए, लेकिन ये आदमी पैसा नहीं दे रहा, इसका मतलब आपको प्रोविजन बनाना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए। कितना बनाना चाहिए? इससे ज्यादा बनाना चाहिए। क्या प्रोविजन बनाते वक्त ये भी देखेंगे क्या कि जो लोन आपने दे रखा है उस लोन के लिए आपने कोई सिक्योरिटी रख रखी है या नहीं रख रखी? जो लोन आपने दिया है, क्या उस लोन के लिए आपने कोई सिक्योरिटी गिरवी रख रखी है या नहीं रख रखी? चेक करना पड़ेगा। अगर सिक्योरिटी गिरवी रख रखी है तो पैसा डूबने के चांसेस कम है या ज्यादा है? कम है सर। कम है, मतलब प्रोविजन कम बनाना चाहिए। और अगर सिक्योरिटी नहीं रख रखी है तो पैसा डूबने के चांसेस ज्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा प्रोविजन बनाना चाहिए। तो जैसे ही आप सब स्टैंडर्ड पे आएंगे, आप देखेंगे कि क्या आपका लोन सिक्योर्ड है या आपका लोन अनसिक्योर्ड है। अगर आपका लोन सिक्योर्ड है तो आप प्रोविजन बनाएंगे 15% का। अगर आपका लोन अनसिक्योर्ड है तो आप प्रोविजन बनाएंगे 25%। क्लियर? थर्ड वाला पॉइंट सब स्टैंडर्ड हो गया साहब। अब आपने देखा आपकी कुछ असेट ऐसी है जो कि डाउटफुल असेट, तो आपने कहा नहीं नहीं भाई, अगर मैं प्रोविजन बनाना चाहता हूं तो मुझे केवल डाउटफुल कह देने से पता नहीं चलेगा, आप मुझे ये भी बताइए कि वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। चलिए एक बात बताओ, आपको डाउट हो जाता है कि इस आदमी का पैसा आएगा या नहीं आएगा, मतलब आपको डाउट है और आपके पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, तो फिर बताओ पैसा आएगा या नहीं आएगा? भाई आपकी किसी आदमी से, आप किसी के पैसे मांगते थे और आपकी उससे लड़ाई हो गई, अब आपको डाउट हो गया यार मेरा पैसा आएगा या नहीं आएगा,
फिर पता चला आपके पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, तो अब बताओ आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। पक्का नहीं आएगा। तय। ठीक है, तो अगर कोई लोन डाउटफुल कैटेगरी में हो और वो क्या हो, और वो अनसिक्योर्ड हो, तो फिर आपको कितना प्रोविजन बना लेना चाहिए? सोच के बताइए। 100%। डाउटफुल कैटेगरी में अनसिक्योर्ड है 100%। तो कितना प्रोविजन बना लेना चाहिए? 100%। 100%। मान लो भैया डूब गया, आ जाए तो ठीक है, आ जाएगा तो इनकम मान लेंगे, आज के दिन तो उसके लिए 100% प्रोविजन बना के रख। लेकिन अगर डाउटफुल है और लेकिन आपके पास सिक्योरिटी रखी हुई है, तो सिक्योरिटी रखी हुई है तो आपके पास कुछ चांसेस है कि आपका पैसा आ जाएगा, क्योंकि आप लीगल प्रोसीडिंग्स, जैसे ही वो डाउटफुल कैटेगरी में आएगा आप कोर्ट में चले जाएंगे, आप कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगाएंगे कि साहब ये आदमी हमारे पैसे नहीं दे रहे, हमें इसकी एसेट को बेच के पैसे रिसीव करने का ऑप्शन दिया जाए। तो अगर डाउटफुल है, कितने दिन तक डाउटफुल है? अप टू 1 ईयर, या फिर 1 to 3 ईयर, या फिर मोर देन 3 ईयर। 3 कैटेगरी है साहब। अगर 1 साल तक डाउटफुल है और सिक्योर्ड है, तो बोले इसके लिए प्रोविजन बनाना होगा आपको 25%। अगर वो क्या है, डाउटफुल कैटेगरी में है और वो सिक्योर्ड है, तो आपको प्रोविजन बनाना होगा 25। 1 साल से ज्यादा हो गया, वो क्यूमुलेटिव होता है बेटा, क्यूमुलेटिव होता है। जैसे अभी आते हैं उस चीज पे, पहले आप ये परसेंटेज समझो फिर मैं वो चीज समझाता हूं आपको। पहले आप परसेंटेज समझो फिर मैं वो चीज समझाता हूं। 1 to 3 ईयर, 1 to 3 ईयर के लिए आपको बनाना है 40%, और मोर देन 3 ईयर, तो बेटा मैंने आपको बताया कि जैसे ही मोर देन 3 ईयर होता है वो किसके बराबर हो जाता है? वो बराबर हो जाता है लॉस असेट की। एक बात बताओ, जिस दिन ये डाउटफुल कैटेगरी में आया था आपने उसी दिन से इसकी असेट को बेचने की कोशिश स्टार्ट कर दी थी कि उसकी असेट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लिया, लेकिन आप 3 साल में भी उसकी असेट को सेल नहीं कर पाए, आप कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं ले पाए, तो क्या आपको लगता है कि आप जल्दी से ले पाएंगे? नहीं। तो वो कहता है इसे क्या मान लीजिए, इसे लॉस असेट ही मान लीजिए। ठीक है, तो इस पे कितना बनाया जाएगा? 100%। पॉइंट नंबर 4, लॉस असेट। तो लॉस असेट के लिए वो क्या कहता है? लॉस असेट के लिए वो कहता है कि साहब चाहे सिक्योर्ड हो, सिक्योर्ड थी तो भी आपने 4 इयर्स और 90 डेज निकाल दिए, फिर भी आज तक आप अपना पैसा रिसीव नहीं कर पाए, तो मैं तो मानता भी नहीं हूं कि आप कर पाएंगे। अनसिक्योर्ड है तो फिर तो आना ही नहीं है। तो दोनों ही केस में कितना बनाएंगे? 100%। तो ऐसा कह सकते हैं कि सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, कितना बनाएंगे? 100%। क्लियर? अब बात आती है, अब मेरी एक बात समझिए, एक असेट थी वो स्टैंडर्ड असेट थी, जिस दिन वो स्टैंडर्ड असेट थी आपने उस पर प्रोविजन बनाया 0.40, मतलब वो 100 रुपए की असेट थी, आपने उस पर 0.40 रुपए का प्रोविजन बनाया, थोड़े दिन तक उसका पैसा नहीं आया तो वो आ गई साहब सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में, लेकिन वो सिक्योर्ड असेट है। तो अब उस पर प्रोविजन कितना होना चाहिए? अब उस पर प्रोविजन होना चाहिए 15% का। तो क्या 15% का और बनाएंगे या 14.60 का और बनाएंगे? 14.60 का और बना लेंगे तो आपका प्रोविजन कितना हो जाएगा? प्रोविजन हो जाएगा 15%। मतलब
15% प्रोविजन होना चाहिए। तो जो पहले का बनाया हुआ है वो तो ठीक है। कई बार जैसे आपको याद है, आप पहले फाइनेंशियल अकाउंट्स का क्वेश्चन करते थे तो आपको कहा होता था डेटर्स पे 5% प्रोविजन बनाया हुआ है, लेकिन आपको 10% बनाना है। तो आप क्या करते थे, आप 5% और बना देते थे, तो प्रोविजन कितना हो जाता था, 10%। डन, वही काम आपको यहाँ पे करना। फिर मान लीजिए ये डाउटफुल कैटेगरी में आ गया। डाउटफुल में आते ही आपको बनाना है 25%, तो आप इसमें 10% और ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 25। फिर ये आ गया 1 to 3rd ईयर कैटेगरी में, तो इसमें और 15% ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40%। फिर आप ये आ गया लॉस असेट में, तो आप 60% अमाउंट का और प्रोविजन बना देंगे। डन, समझ गए क्या करना है साहब प्रोविजन से रिलेटेड? किसी को कोई कंफ्यूजन है प्रोविजन में? ये इस चैप्टर से आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा। अगर एक क्वेश्चन आता है तो यही आएगा, एक से ज्यादा आते हैं तो कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन तो पूछा जाएगा ही जाएगा। डन, या तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो पहला क्वेश्चन यही आएगा, अगर दो आते हैं तो फिर किसी और क्वेश्चन का नंबर आ सकता है। डन, तो देख लीजिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। आज का आपका काम क्या है? आज का आपका होमवर्क है, आपको ये क्लासिफिकेशन की रेट्स याद करनी है। रेट याद करना बहुत इजी होता है। कैसे? स्टैंडर्ड असेट, अब चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, भैया 0.40 बनेगा। लॉस असेट, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, 100% बनेगा। तो दो क्राइटेरिया तो खत्म। अब बात आ गई साहब डाउटफुल, सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल। तो आपने कहा आप क्या ध्यान रखें, सबसे पहले आप आए सब स्टैंडर्ड, 15 और 25, 15 और 25। सिक्योर्ड है तो 15, अनसिक्योर्ड है तो 25। फिर डाउटफुल आ गई। डाउटफुल में अनसिक्योर्ड होगा तो 100 ही बनेगा, लेकिन अगर सिक्योर्ड होता है तो ये स्टार्ट कहां से होगा, 25 से। तो पहले 25, फिर 40, फिर 100। ठीक है, तो एक दो बार जब आप इनको रिवाइज करेंगे ये आपको याद हो जाएगी। कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, हम इसके 4-5 क्वेश्चन करेंगे अलग अलग तरह के, तो हमें ये अच्छे से क्लियर हो जाए। आप चाहे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2nd और 3rd ट्राई भी कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।